लीजिए, क्या कविता का अनुवाद संभव है? मैं बताऊँ ये मैडम किससे? मैं तो यही हूँ, ये जाने वाली हैं। मेरी आवाज़ आ रही है, माइक की ज़रूरत नहीं है। वो तो रिकॉर्डिंग। देखिए, कविता के अनुवाद को लेकर तो बहुत सारी बातें हैं। कविता का अनुवाद असंभव भी कह सकते हैं कि हो ही नहीं सकता, लेकिन मैं मानती हूँ कि हो सकता है कि अगर आपके पास डिफरेंट मीडियम्स हैं तो आप उसका अनुवाद भी कर सकते हैं। पहली चीज़ जो मुझे हमेशा सृजनात्मक साहित्य के अनुवाद में लगती है कि आप प्लीज़ सिर्फ टेक्स्ट तक अपने आप को कन्फाइन मत कीजिए। आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपका उद्देश्य क्या है। मान लीजिए आपको अमीर खुसरो को ट्रांसलेशन करना है, तो आप उनकी शैली को आज अनुवाद कर ही नहीं सकते तो क्या करेंगे? अमीर खुसरो को छोड़ देंगे? पढ़ना तो है ना, जानना तो है। अगर ऐसे हम अपनी परंपरा से करते जाएं सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका अनुवाद नहीं हो पा रहा है, तो फिर तो वो छूट ही जाएगा। उससे बेहतर ये नहीं कि हम उसके डिफरेंट फॉर्म में उसको ले आएँ। तो कविता का अनुवाद, इसको लेके बहुत सारे विचारकों के अलग अलग विचार हैं। मैथ्यू आर्नल्ड कहते नहीं हो सकता, वो कहते हैं होना ही नहीं चाहिए। अगर आप उसके शिल्प में, उसकी फॉर्म में, उसके कंटेंट, उसका जो उसका स्ट्रक्चर है, उसे आप अगर मेंटेन नहीं करते तो कविता का अनुवाद गलत है, नहीं होना चाहिए। होमर के ट्रांसलेशन को लेके बहुत सारी बातें उठी कि गलत ट्रांसलेशन हुआ, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मेरे अनुवाद की सीमा के कारण कालिदास छूट जा रहे हैं, मेरी अनुवाद की सीमा के कारण खुसरो छूट जा रहे हैं, गालिब छूट जा रहे हैं, या कोई छूट जा रहा है, उससे बेहतर है हम नई तकनीकें निकालें। और बहुत सारी तकनीकें आपके पास हैं अनुवाद करने के लिए। जैसे मैंने आपको देवडी का उदाहरण दिया, तो आप उसकी फॉर्म को चेंज कर दीजिए। सबसे डिफ़िकल्ट जब ट्रांसलेशन होता है कि आपसे होगा ही नहीं, तब आप उसका गद्य अनुवाद कर दीजिए। अब तो गद्य कविता भी प्रोज पोइट्री है ना, वो भी एक फॉर्म है। आपका उद्देश्य क्या है? अगर आप उसके शिल्प पर केंद्रित हैं, आप ये बताना चाहते हैं कि आदिकाल में जो कविता लिखी जा रही थी वो ये उसका ये शिल्प था, और आज आप पढ़ाना चाह रहे हैं, तब आपकी मजबूरी कुछ और है। आप शिल्प पर फोकस हैं। आप ये बताना चाह रहे हैं कि आदिकालीन समाज कैसा था, और वहाँ से यात्रा करते करते हम कहाँ तक पहुँचे हैं, और वहाँ शिल्प आड़े आ जाए तो क्या करेंगे? छोड़ देंगे? आपको फिर वो कंटेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप करना क्या चाहते हैं? मैं बार बार ये कहना चाह रही हूँ, आपका उद्देश्य स्पेसिफिक होना चाहिए। आप क्या चाह रहे हैं? अगर आप बाहरी जंजाल में उलझ जाएंगे तो कंटेंट तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। पोइट्री, अगर पोइट्री की फॉर्म में ट्रांसलेशन हो जाए, इससे बेहतर तो कुछ है ही नहीं, मीटर में, छंद में, पूरे उसकी रिदम के साथ। लेकिन आप भी जानते हैं कि आधुनिक कविता जो है, और उसके बाद भी जो कविता लिखी जा रही है, वो छंद मुक्त हो चुकी है ना। देखिए, क्या कविता की खूबसूरती खत्म हो गई? हम राजेश जोशी को या केदारनाथ सिंह को या महादेवी को, महादेवी तो चलिए छंद में है, अनामिका को, सविता सिंह को, एक्स को, वाई को, 50 पोइट्स ऐसे हैं जो छंद में नहीं लिखते हैं। तो क्या उनकी पोइट्री वैल्यूलेस है? उसका कोई महत्व नहीं है। अगर आपका मीटर इम्पॉर्टेंट है, अगर उसका स्ट्रक्चर इम्पॉर्टेंट है, तो एक असंभव के नज़दीक काम है, वो नहीं हो सकता। आप उस दायरे से बाहर निकल जाइए, पोइट्री को बचाइए। पोइट्री सिर्फ छंद में नहीं होती, लय में भी होती है ना। आप सोचेंगे ये हमने कहा कमल तो लास्ट में जल और फिर फल ऐसे आए तभी कविता अनुवाद होगी। आप हो सकता है जो भाव है उसको उतने ही पोइटिक अंदाज से कह दें, छंद टूट जाए, तो क्या फ़र्क पड़ता है? तो मेरे हिसाब से पोइट्री पॉसिबल है, अगर आपको वर्ल्ड लिटरेचर जानना है तो। ये इसे फॉर्म के स्तर पर अगर हम कहें, इसको रूपांतरण दूसरे स्तर में या माध्यम रूपांतरण अगर करते हैं तो ठीक है। लेकिन जैसे कहते हैं रचने के बाद रचनाकार की वृत्ति हो जाती है, सिर्फ रचना बचती है, और जो पाठक होता है, हर पाठक के लिए उसका भिन्न अर्थ होता है। तो क्या हम उसको जब एक फॉर्म में अगर हम कर देते हैं तो क्या वो मूर्त नहीं जाता है एक उसके लिए, तो उतने में ही बद्ध हो जाता है? देखिए, जो आप कह रहे हैं वो आप बेसिकली दरिदा की बात कर रहे हैं, या आप पोस्ट मॉडर्न जो डिस्कोर्स है भाषा का, उसकी बात आप कर रहे हैं कि जब कोई कंटेंट लिखा जाता है, पोस्ट स्ट्रक्चर डिस्कोर्स आता है, तब जब तक मैं उसे लिख रही हूँ तब तक वो मेरी रचना है। जब वो लिख के पब्लिक डोमेन में आ गई तब मैं उससे कट गई। अब आपके पास अपनी रचना, जो रचना पब्लिक डोमेन में है, उसकी व्याख्या करने का अधिकार आपके पास है एज एन इंडिविजुअल माइंडफुल, एज एन इंडिविजुअल माइंड। आप उसको अपने हिसाब से उसकी व्याख्या करेंगे। आप व्याख्या का सत्यानाश ना करें बस लेकिन आपके पास व्याख्या का राइट है। मैंने कहा जैसे कि कोई टेक्स्ट है, मैं पढ़ रही हूँ, मुझे हो सकता है वो जेंडर के पॉइंट से बहुत ऑब्जेक्शनेबल लगे, मैं कहूँगी बकवास है, ये तो एक ऐसी स्थापना दे रहा है
जो स्त्रियों को बहुत पीछे ले जा रहा है, तो उसकी मेरी व्याख्या है। लेकिन आप उसको एक एब्सोल्यूट फैक्ट की तरह देखेंगे तो आपको वो अच्छी लग सकती है। तो मेरे हिसाब से पाठ जब पब्लिक डोमेन में आ गया तब राइटर से मुक्त हो गया, और यही है ट्रुथ का, इतिहास का डिसेंट्रलाइजेशन। आप कोई भी फैक्ट या कोई भी इतिहास या कोई भी सत्य व्यक्ति केंद्रित या समाज केंद्रित नहीं है, समाज केंद्रित नहीं है। आप अपने हिसाब से, अगर आप समझदार हैं, आप व्याख्या करने की क्षमता रखते हैं, तो आपके पास व्याख्या करने का अधिकार है। आपको मुझे कन्विंस करना पड़ेगा। आपने कहा ये गलत है, नहीं चलेगा, आपको आप साबित कीजिए कैसे गलत है, आपके पास तर्क होना चाहिए। ये कहा जा सकता है कि इस कविता को लेकर हमारा ये नजरिया ये है, जो जिस फॉर्म में कर रहे हैं, मतलब ये हमारा स्क्रिप्ट आ जाएगा। अब उसका मूल स्क्रिप्ट क्या हो सकता है या अन्य के, देखिए, कविता की व्याख्या आप जितनी चाहे कर सकते हैं। कविता के कंटेंट पे जब आप बात करेंगे, लाइंस पर बात करेंगे, चेंज करने की बात करेंगे, तब इशू आएगा कॉपीराइट का। आपके पास है कॉपीराइट के नहीं है ना? जैसे कि आपने बहुत सारी फिल्मों में देखा, 3 इडियट्स थी, या उसको लेके बाद में इशू क्या होता है, आमिर खान कहते हैं मेरी लिखी स्क्रिप्ट है, ओरिजिनल राइटर कह रहे हैं मेरी स्क्रिप्ट है, वहाँ कॉपीराइट का इशू आ जाता है, क्योंकि आप अडेप्टेशन में कर ही रहे हैं कि आपने कहा तुम्हारी स्क्रिप्ट है और अपने हिसाब से तो बदल लिया, या मेरी कहानी लीक हो गई, आपने फिल्म बना ली, मैं क्लेम करती रह जा रही हूँ, मेरे पास सबूत ही नहीं है देने के लिए, मैं साबित नहीं कर सकती। मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉपीराइट, हम जिस टाइम में रह रहे हैं, कॉपीराइट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप टेक्स्ट को वायलेट नहीं कर सकते, टेक्स्ट आपके सामने है। लेकिन जब आप अडेप्टेशन करते हैं किसी पार्ट का, तो आप अडेप्टेशन की कंडीशंस के बीच में रहकर, फिर आपके ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सी भी है, वो सब चीज़ें अपने साथ चलती हैं जो फिल्मों को लेकर होती हैं, वो अपनी जगह है। व्याख्या की जहाँ तक बात है, एज इंडिविजुअल पाठक आप उसकी जितनी मर्जी व्याख्या कर सकते हैं, वो आपकी राय है, उसमें किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। लेकिन आपकी राय मुझे कन्विंसिंग लगनी चाहिए। आप सिर्फ गलत कहने के लिए आप गलत कह दें कि वो फलां रचनाकार बकवास है, आप पहले साबित कीजिए कैसे बकवास है, उसकी कौन सी स्थापना आपको बकवास लग रही है। आपने कर दिया, और एज अ एग्जामिनर मुझे लगता है कि ठीक है, चाहे मैं मेरा विचार आपसे नहीं मिल रहा, तभी मैं उसको, मैं एज ए इंडिविजुअल अगर करूँ तो मैं तो मार्क्स दूँगी, या मैं उसे कंसिडर करूँ। कविताओं की मुझे लगता है कि जैसे अगर आपको अनुवाद करना है, अगर ट्रांसलेशन के माध्यम से हम देखें, तो हम जो हम लोग बात कर रहे हैं इन दिनों, पहले आपको उसको एनकोड, पहले आपको उसको डीकोड करना है, फिर आपको एनकोड करना है, फिर रीकोड करना है। और जो हम एक एग्जांपल हम देख रहे थे वो चुपके चुपके फिल्म से की, और फिर एक जो क्वेश्चन था कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अनुवाद में क्या है, तो उसका मतलब पहले उन्हें पता होना चाहिए। मीनिंग अगर आप संप्रेषित कर पा रहे हैं तो आपका अनुवाद एक सीमा तक सफल हो गया है। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को, चाहे वो भारत से हो, हिंदी भाषी हो, दूसरी भाषा से हो, या अमेरिका से, या कहीं से भी हो, अगर वो असाध्य वीणा पढ़ना चाहता है तो उसकी अपनी हिंदी उस स्तर तक होगी तो वो पढ़ेगा। तो जो अंग्रेज़ी का ट्रांसलेशन हम कर रहे हैं, या किसी भी ज़ुबान में कर रहे हैं अनुवाद, तो वो हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं जो उनकी अपनी भाषा में और अंग्रेज़ी में और साहित्य में उस स्तर तक आ गए हैं कि वो उसको समझ पाएँ। बच्चों को हम कहेंगे करिशुंडो से तेरी भुजाएं, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। असाध्य वीणा क्या कह रहे हैं आगे, या दुष्यंत कुमार जो कुछ कह रहे हैं। तो जैसा हम कल बात करें छंद मुक्त कविताएं हो गई, तो हम कविताओं को एज इट इज़ नहीं कर सकते जब इनकी कविता हम कर रहे थे। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मीनिंग उसका पहुँच जाता है, एंड देन इफ़ द पर्सन इज़ इंटरेस्टेड, देन दे कैन कम बैक एंड रीड। और इसी तरह से जो हमारे पश्चिम के जो लोग हैं जो आके करते हैं सारा कुछ, वो ऐसे ही करते हैं। उन्हें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिलता है, तभी वो उससे आगे बढ़ते हैं कि अब मुझे अपनी तरह से करना है। बहुत से लोग वेद पढ़ रहे हैं वहाँ से, और उनका संस्कृत में पढ़ रहे हैं, संस्कृत सीख के पढ़ रहे हैं। हमारे तो नहीं पढ़ रहे लोग इतना सारा, तो वो अपनी रुचि उस हिसाब से हो जाएगी। साहित्य बहुत बच्चों का साहित्य भी है और फिर बड़ों का है, तो हमें जो पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोगों के लिए अगर करना है, तो हमें ये सोचना है कि वो बुद्धिजीवी उस स्तर तक है कि वो इस बात को समझेगा। दूसरा जो एक और जो टेक्निक है कविता के अनुवाद की, वो आपको बड़ा सरप्राइजिंग लगेगा, लेकिन होता है। मान लीजिए मुझे रशियन पोइट्री ट्रांसलेट करनी है, पर मुझे रशियन नहीं आती। आपकी कविता है, मुझे ट्रांसलेट करनी है, रशियन से है, मुझे रशियन नहीं आती। आपको रशियन आती है, आपको कविता नहीं आती। तो मेरे पास तो पोइटिक स्किल है पर भाषा नहीं है, आपके पास भाषा है लेकिन पोइटिक स्किल नहीं है। हम मिलकर उस कविता का अनुवाद करें।
जब आप छंद मुक्त रचना की बात करते हैं तो छंद मुक्त रचना ने आपको इतनी सुविधा दे दी है कि आप रचना से वंचित ना रह जाए। मैं ये कहूँ कि मैं दोस्तोवस्की को इसलिए नहीं पढ़ पा रही क्योंकि मुझे दोस्तोवस्की की भाषा नहीं आती। मुझे भाषा आना ज़रूरी नहीं है, मेरे पास अनुवाद, लेकिन वही जो उन्होंने कहा कि आपका वेवलेंथ तो मिले। अब आप पढ़ने बैठ गए कबीर को, तुलसीदास को, आपकी समझदारी ही नहीं है तो आप कैसे पढ़ लेते? तो पहले आप उस लेवल तक पहुँच जाइए, फिर आप तय कीजिए आपको शिव चाहिए कि कंटेंट चाहिए। ये तो झगड़ा बहुत पुराना है कंटेंट और फॉर्म का हम हर लिटरेचर की हर फॉर्म में इस पर ज़रूर बात करते हैं, कंटेंट इंपॉर्टेंट है कि फॉर्म इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। आप ये कहेंगे, आप फिल्में देख लीजिए, कई बार कहानी बहुत अच्छी होती है, बनी ही नहीं अच्छी। कई बार इतना लंबा चौड़ा तामझाम बिछाता है वो राजकुमार जो फिल्म आई थी, उसकी नहीं, रूप की रानी चोरों का राजा, कितना बड़ा सेटअप, कितना पैसा खर्च कर दिया, फिल्म क्या बनी? कूड़ा, किसी ने देखी भी नहीं। तो फॉर्म बहुत अच्छा था, उसके बाद नई टेक्नोलॉजी, नया स्किल, कैमरा, सब कुछ, कंटेंट ही नहीं था। तो यू नीड बैलेंस, लेकिन ऐसा ना हो कि उस बैलेंस में आपकी रचना छूट जाए। आपको फिर तय करना पड़ेगा। जब हमको कोई कहता है कि हमें क्या चाहिए, हमें कहता है मम्मी भी चाहिए, पापा भी चाहिए। फिर अगर उसको पूछा कि मम्मी फ़ायदा देगी, पापा से फ़ायदा, तो एक का पलड़ा अपने थोड़ा दबा रही है, ये फ़ायदा दे रहे, ये मारते काम है, ये ऊपर हो गए। लेकिन चाहिए हमको दोनों, बच्चे को दोनों ही चाहिए। लेकिन एक आप कहते थे कि इसमें ये एडिशनल गुण है, तो पापा बर्गर लाएंगे, मम्मी स्प्राउट्स खिलाएंगे, तो बेटा पापा ऊपर हो गए। तो ये है आपको तय करना कि स्प्राउट्स खाने के बर्गर। अगर कंटेंट इंपॉर्टेंट तो कंटेंट बचाना। और चीज़ें बदलती रहती हैं। जो चीज़ आज हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं, कल शायद वो इतनी सार्थक ना हो, समय के हिसाब से, लोगों के विचार के हिसाब से, जो सामाजिक परिस्थितियाँ उसके हिसाब से। तो चीज़ें तो बदलती रहती, बदलाव एक नियम है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ें हैं कि आपको अगर अनुवाद करना है या आपको किसी को समोसा खिलाना है तो आपको समोसा ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा। आपको उसको उसमें अब नहीं होगा, वो हो गया। उसमें आप मटन डाल सकते हैं, चिकन डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, आलू, पनीर, कुछ भी डाल सकते हैं। बेसिक समोसा हमारे यहाँ पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाए आलू मिलेगा उसमें आपको। अब कहीं के लोग मटर डाल देते हैं, कोई पनीर समोसा बनाता है, लेकिन वो जो ट्रायंगल है वो वही रहेगा, तभी वो समोसा कहलाएगा। हाँ, एग्जैक्टली। तो वैसे ही जब जैसे जैसे आप आगे आगे चलेंगे, आपकी अपनी परतें खुलेंगी, आपके अपने अपने अनुभव होंगे और आप उनसे जब उन्हें जोड़ देंगे तो चीज़ें और बेहतर बन के आ सकती हैं। वक्त के साथ बदलती है। सांकेतिक भाषा और सांकेतिक अनुवाद कैसे अलग? सांकेतिक भाषा और सांकेतिक अनुवाद, सांकेतिक अनुवाद की बात तो हमने अभी भी की थोड़ी सी। सांकेतिक भाषा भी बेसिकली सांकेतिक अनुवाद ही है। मैंने जो कहा और सामने वाले को क्योंकि सुनाई नहीं दे रहा है तो हम उसे संकेतों में उसका अनुवाद ही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। सांकेतिक भाषा को हम भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो कोई भाषा भी नहीं मानते हम। जब तक उसमें शब्द नहीं है, उसमें ध्वनि नहीं है, उसमें अर्थ नहीं है, तो वो भाषा नहीं है। लेकिन जब हम संकेत की भाषा कर रहे हैं, सांकेतिक भाषा की बात कर रहे हैं, तो खास एक कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। और वो भी हम जब अनुवाद की बात करते हैं लार्जर पर्सपेक्टिव में, तो सांकेतिक भाषा बेसिकली सांकेतिक अनुवाद ही है। आपने कहा इनको सुनाई नहीं दिया तो आपने इशारों में बात समझा, आपने इन्हीं की बात को रिपीट किया। आप कितना बेहतर करते हैं इस पर डिपेंड करता है। एक दूसरी चीज़ मुझे आपकी बात में जोड़नी थी जो आपने पूछा, हम लोग पोइट्री को या क्रिएटिव लिटरेचर को या जो लोक साहित्य है, जो भी क्रिएटिव राइटिंग है, उसको हम बहुत अच्छा एक शब्द और बोलते हैं, दैट इज़ पैरेलल हिस्ट्री, समानांतर इतिहास। अगर आप उसे समानांतर इतिहास मानते हैं, अगर आप मानते हैं कि वो ऐसा इतिहास है जो इतिहास में दर्ज होने से रह गया और इसमें दर्ज हो गया, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपको इस पर्टिकुलर रचना को ट्रांसलेट करना है कि नहीं करना। समझे? आप रीतिकाल के बारे में क्या कहते हैं? रीतिकाल के बारे में हमने जो पढ़ा वो क्या पढ़ा? वो सिर्फ राजा का साहित्य जाना, आपने प्रजा के साहित्य को जाना ही नहीं। लेकिन आपका जो लोकल भाषा होगी अवधी में, भोजपुरी में, उस समय के जो गीतकार जो गीत गा रहे होंगे, उसमें जो गरीब की जो समस्या थी कि वो राजा तो ऐश कर रहा था और गरीब कैसे सूखा आलू खा के ज़िंदा था या मर के ज़िंदा था, या वो कैसे ज़िंदा, वो उसमें आया है। तो आपको जब रीतिकाल को डिकोड करना होगा दोबारा से, रीतिकाल में एग्जाम्पल दे रही हूँ, आप किसी भी दौर की बात कर सकते हैं, तो वो जो इतिहास के पन्नों में छूट गया, और हम सब जानते हैं इतिहास मैनिपुलेटेड होता है। लिटरेचर इज़ नॉट मैनिपुलेटेड, लिटरेचर दिल से निकलता है। ट्रांसलेशन अगेन इज़ ए मैनिपुलेशन। मुझे आपका ट्रांसलेशन करना है, आपका नहीं करना, क्योंकि आप ऐसी बात कर रहे हो जो मुझे पसंद नहीं आ रही है, सत्ता को पसंद नहीं आ रही है, वक्त को पसंद नहीं आ रही, बाज़ार को पसंद नहीं आ रही है। बाज़ार में वही बिकेगा जो बाज़ार बेचना चाहेगा, है ना? तो ये आपको तय करना है कि जो आपका इतिहास की दरारों में जो चीज़ें छूट गई
अगर वो आपके समानांतर इतिहास यानी रचनात्मक साहित्य में दर्ज है और आप उसके माध्यम से एक नया इतिहास रचना चाहते हैं, अपने समय को उस पुराने समय को दिखाना चाहते हैं, तब आपको उस कविता की, उस रचना की वैल्यू समझ में आएगी और तब आप कहेंगे कि हम शिल्प को सेक्रीफाइस कर सकते हैं, हमें कंटेंट बचाना है। मैं शिल्प को कम नहीं कह रही, शिल्प के बिना कोई रचना खूबसूरत है। इस कमरे में आप कुर्सियाँ रख दीजिए, ये कमरा खूबसूरत नहीं होगा जब तक आप इसको एक एस्थेटिक फॉर्म में नहीं रखेंगे। इन कुर्सियों की, चाहे वो 5-5 हज़ार की कुर्सी, कोई वैल्यू नहीं है, उसका अपना एक एस्थेटिक्स है। लेकिन क्या एस्थेटिक्स इंपॉर्टेंट, सिर्फ एस्थेटिक्स इंपॉर्टेंट है या कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है? अगर कंटेंट आपको कुछ और कह रहा है, जिसकी तरफ आप एक ख़ास अन्वेषक की दृष्टि से जाना चाह रहे हैं, तो आपको ये सोचना है कि आपको क्या करना है। जी, आप पूछ लीजिए, फिर वो पूछ लेंगे। जी, मेरा सवाल ये है कि छायावादी कविता जो है या गीत फॉर्म से, जैसे अगर निराला की कविता है कि मौन रही हार प्रिय पथ पर चलती सब है और कर 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 तीन के मतलब और रण रण मुक्त लोक लाए और मुक्त पार सब करे बात प्रिय पथ पर चलती सब। तो इस तरीके की जो कविताएं हैं, जो गीत हैं, उनको अनुवाद करते समय किन चीज़ों का प्रयास है? अब आपने जो कविता पढ़ी है, बेसिकली वो फॉर्म की कविता ज़्यादा है। अनुप्रास कितना है उसमें? गीत है। अब अगर उसमें लय इम्पोर्टेंट है, उसमें सांगीतिकता इम्पोर्टेंट है, तब वो अनुवाद नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसका संगीत आपको फिर दूसरी भाषा में ढूंढना पड़ेगा। वैसे ही पर्याय, वैसे ही समतुल्य क्या हमें दूसरी भाषा में उपलब्ध है। लेकिन अगर वो मैसेज ऐसा है जो निराला कहना चाह रहे हो और उन्होंने उस दौर में कहा था, तो फिर आप उससे मिलता जुलता कुछ निकालेंगे और उस टेक्स्ट को बढ़ा देंगे। ये समझने की चीज़ है। और जैसा हम ये जब देख रहे थे ऑडियो डिस्क्रिप्शन या जो SDH वाला हमने दिखाया था, मुंह पर बधिरों के लिए जो चिन्ह दिखाकर बात हो रही थी, हम उन चिन्हों के माध्यम से भी तो बात अपनी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक खास लय में इस बात को कहा गया है, कंटेंट इज़ दिस। मैंने ये कहा ना कि आपको ये तय करना है कि इम्पोर्टेंट क्या है। मेरी दृष्टि से ये हो सकता है कि मैं जानना चाहूँ कि आदिकाल में जो कविता लिखी जा रही थी वो किस छंद में लिखी जा रही थी और मुझे अपने नए जनरेशन को पढ़ाना है, तब वो छंद मुझे रिटेन करना पड़ेगा और नहीं तो हथियार डालने पड़ेंगे। क्योंकि अगर मुझे छंद पढ़ाना है, लेकिन अगर मुझे कंटेंट पढ़ाना है तो फिर कंटेंट बचाना है। दोनों बच जाए, देना है तो हाँ, दोनों बच जाए, जिससे खूबसूरत तो कुछ है ही नहीं। और पता नहीं हर विषय में ना। हाँ, और जो आप कह रहे हैं कि रड़ 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 कण 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 कर रहे हैं, तो वही बात है कि जो आपका पाठक या श्रोता अगर वो सुन रहा है, पढ़ रहा है, अनुवाद में पढ़ रहा है किसी भी फॉर्म में, तो वो उस तक पहुँचेगा कि ये कड़कड़ कड़कड़ कुछ है, तो तब वो समझ में आ जाएगा। तो हम अनुवाद को स्तर पर भी विभाजित करके कर सकते हैं कि ये अनुवाद है और कौन सी रचना हमें चुननी है, हमारा मीनिंग, जैसे ये कह रहे हैं कि हमारा कंटेंट है, मीनिंग है या छंद है, लय है, क्या इम्पोर्टेंट है। और अभी कबीर के दोहे सब हो रहे हैं ट्रांसलेट, तो ये तो नहीं है कि लोगों को सब पता है कि आखर को वैसे करके कहना है हमें, कि आखर का हम अक्षर कहते हैं तो हम अंग्रेज़ी में ऐसा कोई शब्द ढूंढे जो आखर के मैच का हो पाए, वो तो नहीं हो पाएगा, वो तो लेटर ही रहेगा। और लेटर को हम लेटर या नहीं सकते, वो लेटर ही रहेगा। लिमिटेशंस जी है। जैसे कोई भी रचना होती है वो अपने समय पे लिखी गई, तो उसके स्वयं की जो मान्यताएं हैं वो उसमें दिखाई देगी। लेकिन जैसे हम अनुवाद करते हैं उसका 100 साल बाद या फिर 1 साल बाद, तो उस टाइम की स्थिति बदल गई, क्योंकि अलग संस्कृति में अगर उसका अनुवाद करना है तो किस हद तक अनुवाद किया जा सकता है, या फिर अगर अनुवाद से सहमत नहीं है तो कैसे करें? आपको मैं एक नया वो बताती हूँ, आप कुछ कहेंगे? नहीं, बोलिए। आपको मैं एक नई ट्रांसलेशन स्ट्रैटेजी या एक ट्रांसलेशन का जो इनिशिएटिव है ट्रांसलेशन के स्तर पर, वो बताती हूँ। आप लोगों ने इससे पहले ही बहुत सारी अनुदित किताबें पढ़ी होंगी, है ना, बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं। जैसे मुझे बचपन में नहीं मालूम था कि टैगोर बांग्ला राइटर है। जब काबली वाला पढ़ा तो मुझे थोड़ी मालूम था कि वो बांग्ला राइटर है, मुझे नहीं मालूम था काबली वाला एक बांग्ला में लिखी गई रचना है। पढ़ा था और जुड़ाव महसूस किया था, और मैं तो उसकी विजुअल्स भी क्रिएट करती थी, क्योंकि हम भी बच्चे थे, हम भी ऐसे दिमाग चाटते थे जैसे जो मिली चाटती है। मिली नाम है ना उसमें, और मिनी, और वैसे हम इमेजिन करते हैं कोई आए, हमें झोले दे, बादाम और काजू दे दे, बिल्कुल। तो हमने तो उस कैरेक्टर को विजुअलाइज किया अपनी लाइफ में। बहुत दिनों बाद समझ में आया कि तो बांग्ला राइटर है ना। तो आपने नोटिस किया होगा, या आप कभी हो सके तो लाइब्रेरी में जाके देखिएगा, अनुदित किताबें उठाइएगा आज से 20 साल पहले की, आप नोटिस करेंगे एंड यू विल बी सरप्राइज टू सी
कि आपको ट्रांसलेटर का नाम दूर दूर तक नज़र भी नहीं आएगा। आई हैव रेड सो मैनी बुक्स इन ट्रांसलेशन विच आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ कि मैं ट्रांसलेशन पढ़ रही हूँ। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि मैंने हिंदी में पढ़ी है, विच इज़ एन इंग्लिश बुक। इतनी मोटी किताब है, बाद में पता चले इंग्लिश किताब है। मैं टाइटल इसका एग्जैक्टली ट्रांसलेट करके बता दूँगी आपको। भारतीय राष्ट्रवाद की सामाजिक सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, ऐसे करके किताब है एन देसाई की या मेंशन मास की, वो देख लेंगे एक बार। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ किताब मैंने ओरिजिनली हिंदी में पढ़ी, मुझे पता, और वो बहुत ही खूबसूरत अनुवाद था। आपको उसमें ट्रांसलेटर कहीं नहीं दिखाई देगा देगी, ट्रांसलेटर इज इनविजिबल देयर। हाउ डू यू टेक इट? आप बताइए, आप उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आप इसलिए अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि आपको मज़ेदार टेक्स्ट मिल गया, लेकिन आप अगर अनुवादक होते और आपको क्रेडिट नहीं मिलता तो कैसा लगता? हाँ, बहुत सी चीज़ें हैं जो नहीं है, सही बात है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, गायत्री स्पिवाक ने ऑर्गमेटोलॉजी दरिदा की किताब का ट्रांसलेशन किया एंड शी रोट अ कंप्लीट लॉन्ग नोट ऑन ऑर्गमेटोलॉजी, जिसमें उन्होंने उसका एक प्रीफेस लिखा एज अ ट्रांसलेटर। और आप जानते हैं कि एमए का प्रोजेक्ट जब हम करवाते हैं तो उन्हें ट्रांसलेटर नोट लिखवाते हैं, जस्ट बिकॉज कि आप सिर्फ ट्रांसलेटर ना हो, आपको ये पता हो कि आपने ट्रांसलेशन किया तो आपने क्या क्या किया बेसिकली। और जब गायत्री स्पिवाक दरिदा को ट्रांसलेट करती है तो आप बताइए, दरिदा बड़े थे, गायत्री स्पिवाक बड़े, दोनों बड़े हैं, दोनों आप किसको अपने छोटा अपने कहेंगे? है ना? अगे ने बहुत बड़े बड़े रचनाकारों की रचनाओं को ट्रांसलेट किया, तो अगे बड़े कि वो रचनाकार बड़े? कौन बड़ा? मोहन राकेश ने बहुत सारी रचनाओं का ट्रांसलेशन किया, है ना? भीष्म सानी ने, कृष्णा सूक्ति ने खुद किया, कृष्ण बलदेव वैद ने किए, तो आप बताइए छोटा कौन था उसमें? सब बड़े ही थे। लेकिन आप मुझे कहेंगे कि क्योंकि मैं ट्रांसलेटर हूँ इसलिए मेरा नाम इनविजिबल होना चाहिए। आई डोंट एक्सेप्ट इट। मेरा मानना है कि एज अ ट्रांसलेटर आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग समथिंग, माई नेम मस्ट बी देयर इफ आई एम डूइंग समथिंग। एंड सेकेंड थिंग, एज ट्रांसलेटर हो सकता है जब मैं किसी रचना को ट्रांसलेट कर रही हूँ तो रचना को ट्रांसलेट करके मैंने ट्रांसलेशन कर दिया, आपने ट्रांसलेशन पढ़ लिया, मेरा ट्रांसलेटर का व्यू आपने नहीं जाना कि इस रचना को लेके मेरे अपने विचार क्या हैं, जो ऑर्गमेटोलॉजी के ट्रांसलेशन में गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक बताती है, जो महाश्वेता देवी के ट्रांसलेशन में गायत्री चक्रवर्ती स्पिवाक बताती है कि महाश्वेता देवी को वो किस तरह एक लार्जर प्लेटफॉर्म पर देखती हैं। उसको वो देख रही हैं कहाँ से? वैश्विक परिदृश्य से देख रही हैं, तीसरी दुनिया के देश की एक भाषा की राइटर को, जो उसमें भी क्या, वो आदिवासी साहित्य लिख रही है, तो बिल्कुल पेरीफेरी का भी पेरीफेरी, उसको वो कहाँ ला रही है? सेंट्रल स्टेज पर, जस्ट बिकॉज कि शी है ट्रांसलेटेड। और उसके बाद उन्होंने सिर्फ महाश्वेता देवी को ट्रांसलेट नहीं किया, महाश्वेता देवी को उन्होंने एस्टेब्लिश किया, ये कहकर कि देखिए तीसरी दुनिया के देशों में क्या लिखा जा रहा है, आप जानिए, आपको पता ही नहीं है। और उन्होंने उसकी स्ट्रैटेजीज बताई कि जहाँ ये जो वर्ड आ रहा है, जाति सूचक वर्ड है या धर्म सूचक वर्ड है या ऐसा जो टिपिकल वर्ड है जिसके अपने कल्चरल या उनके लोकल न्यूआंसेस हैं, उनको उन्होंने ट्रांसलेट नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया, उसको रिटेन किया। आप जानिए, अगर आपको पढ़ने का शौक है तो आप जानिए कि वो जो कह रहा है, जब मैं कहती हूँ उलगुलान का मतलब क्या है, मैं कहती हूँ उलगुलान का मतलब वॉर, तो वॉर थोड़ी है, वो संघर्ष है, दलितों का संघर्ष है, हम कह ही नहीं सकते उसको क्रांति, हम उसको कह ही नहीं सकते, वो उसका अपना संघर्ष है, स्त्री की प्रसव पीड़ा उसकी समस्या है, पुरुष समझ ही नहीं सकता, आप समझाते रहिए उसको शब्दों में, आपको वो बताना पड़ेगा। वो बताने के लिए एज अ ट्रांसलेटर यू हैव टू बी विजिबल इन द पिक्चर, वो तभी होगा जब आप किताब के पीछे नहीं होंगे, किताब के फ्रंट पेज पर आपका नाम होगा। और उसका लेटेस्ट उदाहरण मैं आपको दे देती हूँ, डेजी रॉफेल ने ट्रांसलेशन किया है ना वेद समाधि का, फ्रंट पे नेम है गीतांजलि श्री, ट्रांसलेटेड टाइटल एंड द ट्रांसलेटर्स नेम, क्योंकि ट्रांसलेटर इट्स हरसेल्फ इज आपकी भाषा में कहूँ गोरी नहीं हो है ऐसा कि ट्रांसलेटर्स के नाम आने लगे हैं, पहले नहीं था। तो वही है कि चीज़ें बदल रही हैं, कि लोगों का नज़रिया बदल रहा है कि कौन किस चीज़ को हमें महत्ता देनी है। और हम जब काम करते हैं एज एन अनुवादक तो ऐसा नहीं है कि हम खड़े खड़े कर देते हैं, वो वक्त लेता है। हमें जो रचनाकार ने लिख दिया है, हमें उस रचनाकार के मन तक, मस्तिष्क तक पहुंचना होता है, उसके बाद हमें उस जगह पहुंचना होता है जहाँ पे बैठ के सोच के उस समय के आसपास वो कहानी या कविता लिखी गई है। तो आई थिंक एज ट्रांसलेटर्स पीपल डू डबल द वर्क, क्योंकि रचनाकार को तो पता है कि मेरे घर के आसपास ये हो रहा है। आपको नहीं ऐसा नहीं होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कोई कहानी लिखी तो उसमें असम का कुछ है, बहुत कम आपको ऐसा देखने को मिलेगा। संस्मरण हो सकते हैं
कि संस्मरण लिखा है कि मैं वहाँ गया तो, लेकिन कहानी कविता मेजॉरिटी ऑफ द चॉइसेस आर द सब्जेक्ट दैट आर अराउंड यू। तो हम जो ट्रांसलेटर्स हैं वो तो वहाँ के नहीं है, अगर है तो अच्छी बात है, बट नहीं है तो दे डू डबल द वर्क। तो मिलना चाहिए क्रेडिट, अब मिल रहा है, अच्छी बात है। जी हाँ, बिल्कुल, कवर पेज, हाँ। वो सब चीज़ें आती हैं, और अगर आपने काम किया है तो वो दिखना चाहिए। मेरा मैं आपको अपना एक लाइव एग्जांपल देती हूँ। हमने आज से 3-4 साल पहले स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन स्टडीज इग्नू में एक सेमिनार किया, ट्रांसलेटिंग जेंडर। आई वाज द कोऑर्डिनेटर। तो ये सारे नए सब्जेक्ट हैं ट्रांसलेशन स्टडीज में जो अभी ठीक से एस्टेब्लिश भी नहीं हुए, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जिस पर हमने सुबह बात की, विजुअल ट्रांसलेशन और वर्ड टू विजुअल और जेंडर ट्रांसलेशन। तो मेरा आइडिया ये था कि हम लोगों को अवेयर भी करें, और जो ट्रांसलेटर्स हमारे हैं जिन्होंने विमेन लिटरेचर का ट्रांसलेशन किया, उनके व्यूज़ हम सुने। तो कृष्णा सोबती की अगर आप लोगों ने राइटिंग पढ़ी हो, आप लोग हिंदी की है मैं जानती हूँ जहाँ तक, आप सबने कृष्णा सोबती को पढ़ा है। कृष्णा सोबती, मैं पंजाबी हूँ, फिर भी मैं कह सकती हूँ कृष्णा सोबती की भाषा मेरे लिए डिफ़िकल्ट है, क्योंकि उनकी पंजाबी मेरी पंजाबी से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि वो सराइकी पंजाबी लिख रहे हैं। पाकिस्तान के उस बेल्ट से जो भाषा धीरे धीरे खत्म हो रही है, खासतौर पर भारत में तो नहीं है। तो मैं एक पंजाबी होकर नहीं समझ पा रही, आपके साथ तो क्या क्या दिक्कत हो रही होगी उसमें, ठीक है। अब उसका ट्रांसलेशन किया गीता धर्मराजन ने। कौन सी रचना का, ए लड़की का या मित्रों मरजानी? गीता धर्मराजन, शी इज़ अ वेरी ओल्ड एज पर्सन, अभी पता नहीं है भी कि नहीं है, तो काफ़ी बुजुर्ग हैं। मैंने दिल्ली में ही रहती हैं, तो मुझे पता चला कि वो हैं दिल्ली में कहीं, और मैंने उनका नंबर अरेंज किया और मैंने उन्हें पर्सनली कॉल किया। मैंने कई लोगों को उसमें बुलाया, मैत्री पुष्पा को बुलाया कि आप बताइए, आप ट्रांसलेशन आपका जो पढ़ती हैं, आपको कैसा लगता है कि आपने जो एकदम स्त्री मन की कथा लिखी वो ट्रांसलेशन में आई कि नहीं आई, है ना। ये एक एग्जाम्पल है, आप किसी भी पर्टिकुलर लिटरेचर पर रख के देख सकते हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल। तो मैंने गीता धर्मराजन को फ़ोन किया कि मैम आपने मित्रों मरजानी का ट्रांसलेशन किया, आप करेक्ट कर लीजिएगा मित्रों मरजानी है या क्या है, शायद मित्रों मरजानी ही है। आपने इनका ट्रांसलेशन किया, विच इज़ वेरी वीमेन सेंट्रिक बुक, वेरी जेंडर स्पेसिफिक टेक्स्ट, और उसमें जो सारे कंसर्न्स हैं वो एक औरत होने के नाते शायद मैं भी नहीं जुड़ पाऊँगी, तो आप पुरुष समाज की या उससे अदर समाज की बात तो छोड़ ही दीजिए। तो आपने उसे ट्रांसलेशन जो किया, आप आइए हमारे सेमिनार में और हमसे शेयर कीजिए कि आपने मित्रों मरजानी का, कृष्णा सोबती का वीमेन बेस्ड कंटेंट का कैसे ट्रांसलेशन किया। एंड व्हाट शी सेड, मैंने तो अनुवाद किया, मुझे क्या पता वीमेन का टेक्स्ट क्या होता है। एंड आई वाज सो शॉक्ड कि कृष्णा सोबती का लिटरेचर ऐसा लिटरेचर है जो आप कह सकते हैं कि वो सिर्फ स्त्री समस्या के इर्द गिर्द लिखा है, चाहे वो सूरजमुखी अंधेरे की हो, मित्रों मरजानी हो, ए लड़की हो, अलग अलग तरह की समस्याएं वो उठाती हैं। उसकी ट्रांसलेटर को ये नहीं पता कि हम स्त्री समस्या का अनुवाद कर रहे हैं। उन्होंने अच्छा अनुवाद किया होगा, मैं ये नहीं कह कि उन्होंने अनुवाद अच्छा नहीं किया, लेकिन शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो जो कर रही हैं उसकी जो टूल्स हैं, उसके जो न्यूआंसेस हैं, उसको ट्रांसलेट करने के लिए एक वुमन होना कितना ज़रूरी है। आप नहीं कर सकते अदरवाइज। आप कहेंगे क्या बकवास करी, मुझे ज़रूरत ही नहीं है, ये तो जरा जैसे मैंने कहा विज्ञान शकुंतला में ट्रांसलेशन में उनको लगा कि ज़रूरत ही नहीं है, समझ ही नहीं आएगा हमारे इंग्लिश पीपल को क्या करना है। लेकिन आप जब तक उस पर्टिकुलर कंटेक्स्ट को अनुवाद करके नहीं ले जाएंगे, तब तक वो भारत कैसे पहुँचेगा वहाँ तक। भारत की संस्कृति में पसीना बहता है, गर्मी होती है तो यूएस में नहीं बहता होगा, ब्रिटेन में नहीं बहता कि गर्मी ही नहीं पड़ती, किया जाता है। हाँ पहले से इतना वार्म, ठीक है। तो हमारे यहाँ वार्म वेलकम हमने सीख लिया, हमारा पहले इतना वार्म है, अब गर्मी में मुझे कहीं वार्म वेलकम तो पसीना आने लगेगा, क्यों कर रहे हो, थोड़ा ठंडा करो, है ना। लेकिन हमने रट लिया ना, हमने रट लिया चीज़। सही बात। तो जो मैं कहना चाह रही हूँ ये कि आप जब किसी टेक्स्ट का अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेटर हैज़ टू बी विजिबल इन द टेक्स्ट, क्योंकि वो जब बीच में होता है या होती है, वो मीडिएटर है एक नए पाठ के पाठक और रचना और भाषा और संस्कृति के बीच में। अगर वो चुपचाप अपना काम करके निकल जाएगा, बहुत कोमल सा टेक्स्ट आपको दे देगा, आपको पता ही नहीं चला कि हमें ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, ओरिजिनल पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली क्या हुआ, आपको ये पता ही नहीं चला, उसको पता नहीं कहाँ का मैनिपुलेशन किया हुआ, आया ही नहीं पिक्चर में, कैसे पता चलेगा। हाँ, मैंने इसी पे बात की कि अनट्रांसलेटेबिलिटी मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं होती है, जैसे अब आपने उदाहरण दिया वो रिदम के साथ और छंद के साथ, दैट इज़ अनट्रांसलेटेबल फॉर मी एटलीस्ट, दैट इज़ अनट्रांसलेटेबल। आपको मिलेगा ही नहीं सेम छंद, सेम धुन, सेम ध्वनि, सेम गुण नहीं मिल सकता, दैट इज़ अनट्रांसलेटेबिलिटी। लेकिन आप ये कहें कि तौलिए का ट्रांसलेशन हो ही नहीं पा रहा, तो आप टावल उसकी जगह आप हैंकी कर दे रहे हैं, चुन्नी का दुपट्टे का ट्रांसलेशन आप स्कार्फ कर दे रहे हैं, रोटी का ट्रांसलेशन आप ब्रेड कर दे रहे हैं, वो फॉर्मूलेटिव हो गया। हाँ, ये हुआ है, होता है। आप पढ़िए, अब आप इमेजिन कीजिए किसान ब्रेड खा रहा है, तो ऐसा किसान तो सबको चाहिए ब्रेड खा रहा है, मैंने भी सुबह ब्रेड खाया जैम लगा के, किसान भी अगर ब्रेड खा ही ले रहा है तो फिर गरीब किस बात का, क्योंकि मेरे दिमाग में ब्रेड क्या है जो मैं अफोर्ड कर सकती हूँ, हर आदमी नहीं कर सकता।
लेकिन रोटी तो वो भी खा रहा है, चाहे वो सूखी खा रहा है, मैं घी लगी खा रही हूँ। मेरी हालत तो मैं घी लगी भी नहीं खा रही, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया। That's the thing कि ना रोटी का जो है, जैसे आपने कहा, ये हम कर रहे थे कि रोटी सब, जब ब्रेड सब हो गया है, नान पराठा सब सब ब्रेड bread कर दिया है, चाचा लड्डू मामा नाना सब अंकल हो गए। कैसे हो जाएंगे? और पता है क्या होता है कि जब तक आप किसी एक सिचुएशन में नहीं हैं तब तक आप उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं। मैं जब यहाँ से अमेरिका गई थी तो मैं अपने आप को पढ़ा लिखा मानती थी कि मैं पढ़ी लिखी हूँ, और जब मैं वहाँ गई तो नहीं, वहाँ गई भी नहीं थी, यही थी। तो मेरे हस्बैंड हाँ क्या यहाँ थी या वहाँ थी कुछ, तो ऐसा था कि मैंने कहा मुझे हॉट क्लोथ्स चाहिए, है ना, विंटर इज़ कमिंग। अंग्रेज़ी अभी भी नहीं अच्छी, पर तब तो बिल्कुल अच्छी नहीं थी। तो क्योंकि हम गर्म को हॉट से जोड़ते हैं, हम कभी गर्म को वार्म से नहीं जोड़ते, हमेशा वही कहते हैं ना। तो मैंने तो हॉट क्लोथ्स हैज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट डोमेन कि क्या है। और तो ये जब तक आप, क्योंकि हमारे दिमाग में सबसे पहली परत पर वही शब्द है, जैसे अंडर का नीचे, है ना, धीरे 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 जाएंगे तो होगा। ऐसे जब मैं अमेरिका पहुंच गई तो वहाँ पे यही था। तो मुझसे पूछा किसी ने कि डू यू हैव अ बॉयफ्रेंड। मेरे घर में ही थे सब लोग, और मेरे हस्बैंड भी, हम खाना वाना खा रहे थे। तो मेरा जवाब ये था कि आई हैव अ लॉट ऑफ बॉयफ्रेंड। तो अब मुझे समझ में आ रहा है कि बॉयफ्रेंड का मतलब उस संस्कृति में क्या है, और अब तो हिंदुस्तान में भी होने लगा। जब हम बढ़ रहे थे तब बॉयफ्रेंड की कॉन्सेप्ट हमारे आसपास तो नहीं था। तो बॉयफ्रेंड से मेरा मतलब वो था कि मैं आकाशवाणी में काम करती थी, तो बहुत सारे लड़के थे जो मेरे फ्रेंड्स थे, हम साथ में घूमने जाते थे, मेरे घर वो आते थे, मैं उनके घर जाती थी, बाकायदा पापा मुझे छोड़ के आते थे। तो मेरे उसमें वो कॉन्सेप्ट था। तो जैसे मैंने ये कहा तो जो लोग एग्जैक्टली तो ये चीज़ें हैं कि जब अनुवाद कर रहे हैं तो यू हैव टू गो टू दैट पार्ट। तो जो लोग थे वहाँ तो वो तो नहीं अनुवाद कर पाए, राइट अवे नहीं कर पाए। तो माय हस्बैंड ने जस्ट जम्प्ड इन एंड सेड कि दिस इज व्हाट शी मीन्स, एंड मैंने कहा हाँ यही मैं कहना चाह रही हूँ। तो जब आपके पास एक शब्द नहीं है तो आप उसको एक कहानी बुनते हैं, उस शब्द के आसपास आप समझाते हैं। तो सिर्फ हमारा पढ़ा लिखा होना या बहुत वेल क्वालिफाइड या वेल एजुकेटेड होना काफ़ी नहीं है। आपको दूसरे जो आपका टारगेट है, वहाँ की संस्कृति, वहाँ के एवरीडे जो यूज़ के वर्ड हैं, वो आपको समझने हैं, सोचने हैं, एंड देन यू कैन कम अप विद दैट। मैं ये एग्जांपल्स बहुत जगह देती हूँ ताकि हमारे स्टूडेंट्स को लगे कि गलती करना आपको दिखाता है कि यू आर ट्राइंग, सो देन ट्राई, क्योंकि अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो आप कभी कर ही नहीं पाएंगे। सो मेरा एग्जाम्पल इतना अच्छा है। यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर सीसेट का, वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों के पैसे लगते हैं। तो इंग्लिश का हिंदी में जो अनुवाद था, हाँ, उसमें स्टील प्लांट शब्द था, उसका हिंदी अनुवाद था इस्पात का पौधा। हाँ बिल्कुल, यस हाँ बिल्कुल। और मैं आप इस चीज़ पे हैरान ना होइए, आपको मैं शिक्षित पढ़े लिखे ट्रेंड लोग दिखा दूंगी जो कोश उठाकर ट्रांसलेशन करते हैं, बिल्कुल ग्लॉसरी उठा के या उसको टर्मिनोलॉजी उठाकर कि प्लांट मतलब पौधा, हाँ, और ऊंचा मतलब ऊंचा हाई, तो कुछ भी जाति को लेकर आप ऊंची जाति बोले तो वो हाई थोड़ी हो जाएगा, आपको सोचना पड़ेगा उसका मतलब क्या है। या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे आपने कहा कि शी इज़ एन एसेट, वो हमारे लिए एक एसेट है, तो आपने कहा कि वो हमारे लिए पूंजी है, तो पूंजी थोड़ी है, आपको तय करना पड़ेगा वो पूंजी नहीं है, वो मूल्यवान है। वही यू हैव टू कॉन्टेक्चुअलाइज द वर्ड एंड मीनिंग। आप लिटरल नहीं कर सकते, तो फिर वही हॉट हो जाएगा जो वही। हाँ, तो वही अभी जब मैं एयरपोर्ट में बैठी थी, वो लड़की बोल रही थी आई एम अवेलेबल हियर। मुझे बहुत अजीब लगा कि हवाई जहाज़ जो लोग जो कंपनीज में हैं वो अंग्रेज़ी बोलते हैं और वो सब करते हैं, पर लगता है कि रटा रटाया उन्होंने बना लिया है, किसी से जानने की समझने की कोशिश नहीं की। आई थिंक द वर्ड अवेलेबल, उपलब्ध जो बोला था उन्होंने, विच इज़ रॉन्ग। आई थिंक वो मैं उपस्थित हूँ वुड बी बेटर, क्योंकि एग्जैक्टली वाटर इज अवेलेबल, तो आप लेके उसको यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे आप लड़की को नहीं यूज़ कर रहे, आप लड़की की स्किल्स को यूज़ कर रहे हैं कि वो आपको हिंदी में कुछ बात कह सकती। तो कितना शब्दों का हेर फेर है और लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो एक्चुअली बाकायदा लिखती हूँ कमेंट, अब मैं लिखूंगी इंडिगो को कि दिस इज़ व्हाट यू शुड चेंज। जेट को भी, जेट तो खत्म हो गया, पर मैंने जेट को भी लिखा था कि आपका स्पेलिंग गलत है यहाँ पे। हम जाते बैठते अगर हमारी भाषा के लिए हम नहीं करेंगे तो दूसरे लोग नहीं करेंगे।
हाँ हाँ, सही है। हम वहाँ कहते हैं आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल, ये वहाँ का है। तो अवेलेबल का मतलब ये हो गया। सांस्कृतिक अंतर होगा। एग्जैक्टली राइट। मैडम मैं वर्ड मुझे याद आ गया, मैंने डिसर्टेशन अभी जो सबमिट किया था इस में, तो मैंने जो उस पर ट्रांसलेशन किया था उसमें इंडिया भारत में उसका आर्कड, तो उसमें जो वर्ड यूज हुई थी मतलब तो पुराने जमाने के जो वर्ड जो बर्तन हुआ करते थे चीनी मिट्टी के बर्तन, तो जब वो इंटरव्यू ले रहे थे तो मुझसे पूछा कि आपने मतलब कैसे फाइंड आउट किया कि जो उसमें मड कुछ करके लिखा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा कि आपने कैसे फाइंड आउट किया, कैसे आपने सोचा कि ये मिट्टी मतलब जो चीनी मिट्टी के ही बर्तन है। तो मैंने कहा सर एग्जैक्टली जब मैंने टेक्स्ट देखा और उसका जब मीनिंग देखा तो मीनिंग वो डिफरेंट आ रहा था। उस मीनिंग को लेके फिर मेरे दिमाग में आया कि जब हम छोटे थे तो एक बर्तन चला करते थे, उसमें पॉलिश हुआ करती थी और वो चीनी मिट्टी के बर्तन कहलाते थे। तो वो कह रहे कि हाँ एग्जैक्ट बर्तन एग्जैक्ट ढूंढा करते। तो एक्चुअली उसमें जो लिखा था इंग्लिश में वो यही लिखा था, उसमें क्लैरिफाई कर दिया कि जो बर्तन है उनमें पॉलिश होगी, मतलब उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया। तो वो हमें समझ में इसलिए आ गया क्योंकि जो हम छोटे थे तो हमारे घर पर चीनी मिट्टी के बर्तन हुआ करते, लेकिन अब क्या है अगर कोई मतलब अभी का जो बंदा है स्टूडेंट है जिसने चीनी मिट्टी के बर्तन नहीं देखे तो वो उस कॉन्टेक्स्ट में क्या होगा उसकी समझ में नहीं आएगा वो क्या बर्तन है ना। उसमें वो उसको मतलब पीतल का बर्तन भी ले सकता है, सिल्वर का भी ले सकता है, स्टील का भी ले सकता है, लेकिन वो समझ में नहीं आएगा कि चीनी मिट्टी के बर्तन क्या होगा। जैसे कि एपिडेमिक है भाई 50 साल बाद वो हमारे जो बच्चों के बच्चे होंगे अरे डैडी आप तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। जब टेक्नोलॉजी भी बहुत हो जाएगी, ऐसी 100 साल पहले जब एपिडेमिक आया था तो लोगों को लगता है ये तो पॉसिबल चीज नहीं है, लेकिन ये 2020 में दिखाते हैं कि ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो बहुत सारी चीज ऐसी होती है ट्रांसलेशन में कि हमें मतलब हमारा सेंस काम करता है, मतलब जो वर्ड कोई दूसरी चीज जैसे भावानुवाद कहते हैं वो काम करता है कि हाँ इसका यही हो सकता है। आपने जो बचपन से पाया सीखा वो सब रिलेट करता है, तभी आप उसका मीनिंग तक आपको पता चीनी बर्तन चीनी मिट्टी का क्योंकि आपने देखा था। लेकिन मैं होती तो शायद नहीं समझ पाती, मेरे लिए मड पॉट या अर्दन पॉट तो कुम्हार के जो बर्तन बनाए जाते हैं वो है, लेकिन अगर मुझे उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम तो मैं नहीं कर पाऊँगी उसका। तो ये जो चीज़ें हैं जो हमारे अंदर एक संपदा की तरह इकट्ठी हो रही हैं, ये कहाँ इस्तेमाल होंगी आपको नहीं पता। जैसे उन्होंने कहा कि इनकी जो संपदा थी वो जाके फेल हो गई क्योंकि इनके हिसाब से जो उन्होंने सोचा था वो वहाँ के हिसाब से बिल्कुल अलग था, है ना। तो ये तो खैर है ही, वो हम जब अनुवाद भी कर रहे होते हैं तो हम लिटरल ट्रांसलेशन तो कर ही नहीं सकते। आपका जो टेक्स्ट है और आपकी जो समझ है, इसलिए कहा जाता था कि ट्रांसलेशन वही करे जिसको उसकी समझ हो। अब मुझसे कोई कहे कि आप ऑफिशियली इसका ट्रांसलेशन कर दीजिए, मैं नहीं कर सकती, वो मेरा एरिया नहीं है, मुझे मालूम नहीं है, मुझे उसकी फंक्शनिंग नहीं मालूम, उसके शब्दों का इस्तेमाल नहीं मालूम, तो फिर मैं वही करूँगी, कोश उठाऊँगी, करना शुरू कर दूँगी जब तक मेरी बुद्धि उससे रिलेट नहीं करेगी। लेकिन मुझे लिटरेचर का ट्रांसलेशन करने के लिए कहिए जो कहा गया है शायद उससे एक मीनिंग में बढ़कर भी सोच सकती हूँ क्योंकि मेरी स्किल वो है। हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, तो ये आपके अंदर जो प्रतिभा है वो साथ साथ जुड़ती है। जैसे उन्होंने मिस्टिसिज्म का जो किया था रहस्यवाद, चीज़ इनको नहीं क्लियर थी, उठा के उनको पूरा समझाया कि ये उसके बाद वो ट्रांसलेट होता है पॉइंट्स। चुनौतियाँ तो आती है। कैसे करें किन बातों को हम मान लीजिए सही है। अगर हम जैसे मैंने बोला कि एक रचना 100 साल पहले रची गई, उसके बाद 100 साल बाद उसका अनुवाद हुआ, उसके 100 साल बाद हम उसको मूल्यांकन करेंगे। देखिए जो आपके जो इवैल्यूएशन के टूल्स हैं वो भी तो बदलते हैं ना। आपने अब आप कह रही हैं कि मान लीजिए कि मैं यहाँ से 100 साल पुरानी किसी रचना का अनुवाद मैं आज कर रही हूँ और 20 साल बाद आप उसका मूल्यांकन कर रही हैं, तो आप मूल्यांकन करते हुए पहले तो दोनों भाषाओं का ध्यान रखेंगे कि दोनों भाषाओं में क्या कहा गया। मेरे लिए मूल्यांकन की एक स्किल ये भी है कि क्या वो जो कहा गया है वो कम्युनिकेट भी हुआ कि नहीं हुआ या खाली सेंटेंस अनुवाद होकर रह गए। आप जब शब्दों की या कहें कि रिटर्न टेक्स्ट के ट्रांसलेशन की बात करते हैं ना, तब हम बहुत सारी चीज़ों से हम ये जो क्लिशे है उस पर चलते हैं, पुनरीक्षण, समीक्षा, मूल्यांकन। क्यों? क्योंकि हम टेक्स्ट में कर रहे हैं, मैंने लिखा, आपने पढ़ना है। आप क्या करेंगे? नहीं समझ में आए, किताब बंद करके रख देंगे, है ना।
ना आपका फाइनेंस इन्वॉल्व है ना मेरा फाइनेंस इन्वॉल्व है इसके अंदर। लेकिन जब कोई फिल्म बनाई जाती है, जब कोई दृश्य श्रव्य माध्यम में किसी टेक्स्ट को ले जाया जाता है, तब सबसे इम्पॉर्टेंट उसका ये पुनरीक्षण, समीक्षा, मूल्यांकन वाला पक्ष है। क्योंकि आपको सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करना है, आपको उसको रोचक भी बनाना है, आपको उसको मार्केट के लिए सेलिंग प्रोडक्ट भी बनाना है, आपको उसको अट्रैक्टिव भी बनाना है। तो यहाँ पर आपके मूल्यांकन स्किल्स और वहाँ पर आपके मूल्यांकन स्किल्स अलग अलग क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वहाँ जो आप बात कर रहे हैं बहुत ही लिटरेरी बेस्ड बात कर रहे हैं। देखिए, जब आप विजुअल्स के लिए बात करते हैं, जब आप स्क्रीन के लिए बात करते हैं, तो आपकी स्किल लिटरेरी नहीं होती। इसीलिए राइटर में और डायरेक्टर में झगड़ा होता है ना। राइटर कहता है कि मेरी स्क्रिप्ट है, डायरेक्टर कहता है मेरी स्क्रिप्ट है। आप मैक्सिमम फिल्मों में देख लीजिए, स्क्रीन पर राइटर का नाम नहीं आता है, डायरेक्टर का नाम आता है। उसका स्क्रीन प्ले आ जाएगा, उसका डायलॉग आ जाएगा, यूजुअली उसका राइटर का नाम बहुत रेयर, अगर बहुत पावरफुल नहीं है तो मैक्सिमम नहीं आता, क्योंकि उसका मानना है कि फिल्म इज़ डायरेक्टर्स स्क्रिप्ट, डायरेक्टर्स मीडियम, फिल्म इज़ डायरेक्टर्स मीडियम। आप बनाई चाहे आपने काबुली वाला पे ही हो, काशीनाथ सिंह के काशी काशी पे बनाई हो, आपने किसी भी बनाई हो, लेकिन क्योंकि आपने उसको बनाया है तो आपने ये तय करना है। मैं एक प्योर राइटर हो सकती हूँ, बहुत अच्छा मैंने लिखा, बहुत गंभीर समस्या पे बात कर ली, आपने पढ़ा, जो साहित्यिक ऑडियंस है उसको बहुत मज़ा आया, लेकिन वो सेल होगा कि नहीं होगा ये डायरेक्टर डिसाइड करेंगे। तो उसकी जो मूल्यांकन स्किल्स होंगी, हमारे जो मूल्यांकन स्किल्स होंगी, वो अलग अलग होंगी, है ना। आप जो कह रही हैं, आप उसको फिर क्या करेंगे, लिटरेरी डिवाइसेस उसको कसेंगी ना, और क्या करेंगे कि भैया शिल्प मिला कि नहीं मिला, छंद मिला कि नहीं मिला, अलंकार मिला कि नहीं मिला, भाषा मिली कि नहीं मिली, काव्य सौंदर्य आया कि, यही तो है ना हमारी पोएटिक डिवाइसेस, हमारी लिटरेरी डिवाइसेस यही है ना, इसी से हम तय करते हैं। जैसे कविता का अनुवाद हुआ है, और जैसे कुछ ऐसी चीज है जो एकदम ही अतिशयोक्ति है, मतलब हो ही नहीं सकती, राइटर ने लिख दी, तो फिर मैंने वो ट्रांसलेट कर दी, तो वो तो एकदम उसमें आपकी क्या गलती है? आप तो पिक्चर में ही नहीं है, आप तो मूल्यांकन कर रहे हैं। हाँ, तो मूल्यांकन वाले आपको पहले पता तो हो कि ओरिजिनल में आप जो कह रहे हैं अतिशयोक्ति। पढ़ी होगी। अच्छा, तो मूल्यांकन तो में मुझे मूल्यांकन लगता में है आप, हाँ बिल्कुल कि बिल्कुल, दोनों आपको तीसरा काम करना है। जो अनुवादक है वो तो एक ही चीज़ पढ़ रहा है, वो करके कर रहा है। मूल्यांकन जो कर रहा है उसको तो जो दो रचनाएं हो गई वो भी पढ़ना है, फिर बिल्कुल। पीछे जाके समझना है, तो उसको ट्रिपल काम करना है, जो कि अनुवादक को डबल यहाँ करना पर जो होता है। चूक से अनुवादक से हो गई वो आपको मेंशन करनी है हम्म। कि यहाँ अनुवाद करते समय अनुवादक ने या अनुवादिका ने अतिशयोक्ति कर दी, ज़्यादा कर दिया, इतना तो कहा ही नहीं गया था, या कम कर दिया, या कम या कर कोई दिया, छूट गया। बात कम्युनिकेट नहीं हुई या ज़्यादा हम्म। कम्युनिकेट हो गई, इतना तो कहा ही नहीं था। अब मान बिल्कुल। लीजिए जो अलंकार होते हैं हम्म। उसमें बातों को बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, किसी ने इतना कहा, अनुवादक ने इतना कह दिया, उसने उसको उस पोइटिक पॉइंट से सोचा कि कितना इफेक्टिव होगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि अर्थ का अनर्थ हो गया, वो है ना राम क्या है, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, वो क्या है, अतिशयोक्ति तो है। अब कहा इतना, उसको पढ़ा के कोई और बढ़ा दे तो फिर तो ये तो गलत हो गया ना, मीनिंग का ही आप उसकी मीनिंग के दायरे से ही बाहर निकल गए। तो एज अ मूल्यांकन करता आपकी ड्यूटी बनती है, आप जब दोनों टेक्स्ट को कंपेयर कर रहे हैं, आपको लगे अगर ऐसा है तो आपको उसको पॉइंट आउट करना है। जैसे नॉवेल्स में मूवी बनती है, तो जैसे कि ज़्यादा लोग कनेक्टेड हो पाते हैं, ज़्यादा लोग कनेक्ट हो पाते हैं। हाँ। लेकिन जैसे हम नहीं इतना पढ़ते मैंने हैं ना, थोड़ा सा जिसने हाँ असली बुक पढ़ी है, तो उतना खराब मूवी में नहीं आ पाया। मूवी में नहीं आ पाता। आप एक मूवी का उदाहरण लेके जैसे बताइए। मैंने पिक्चर का पिक्चर पढ़ लिया, तो उसमें जब मैंने मूवी देखी तो उतना गहराई नहीं दिखाई जितना अंतर में नॉवेल में। लेकिन अगर मान लीजिए आपने ओरिजिनल ना पढ़ा होता और फिर मूवी देखी होती, कौन सी फिल्म? पिंजर, पिंजर। आपने ओरिजिनल पढ़ लिया क्योंकि आपको ओरिजिनल की भाषा आती थी, इसीलिए पढ़ा ना आपने। मुझे ओरिजिनल की भाषा ही नहीं आती, पर मुझे जानना है कि पिंजर कहानी में क्या है, तब क्या होगा, वो टेक्स्ट मुझे हेल्प करेगा कि नहीं करेगा, जो वीडियो टेक्स्ट है। इसलिए तो मैंने हाँ। कहा कि ज़्यादा लोग कनेक्टेड हो जाते हाँ, हैं। हाँ। जैसे पद्मावत को कोई नहीं जानता था, जिन लोगों ने पद्मावत बिल्कुल। नहीं पढ़ा, मूवी बहुत लोग हिंदी लिटरेचर पद्मावत की वजह से पॉपुलर हो गया, जायसी पॉपुलर हो गया, क्योंकि फिल्म को डायरेक्टर्स मीडियम कहा जाता है, डायरेक्टर स्क्रिप्ट कहा जाता है, तो डायरेक्टर उसमें अति तो करती है, क्योंकि करेंगे। मैंने पहले बोल दिया वो बाजार की चीज़ है, वो कमर्शलाइज पर्पज़ के लिए बनाई जा रही है, उससे कोई मतलब नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान का संबंध वो कौन से कैरेक्टर उसमें सुजाता है, क्या है, संयोगिता। संयोगिता से क्या है क्या नहीं है, जोधा और अकबर का क्या संबंध है क्या नहीं है, पद्मावती की कहानी में कौन रत्नसेन है, दूसरा कैरेक्टर का क्या भूमिका, किसकी भूमिका कितनी, उसको क्या मज़ा आ रहा है, इस कैरेक्टर में रणवीर सिंह को हमने कैसा कितना लगेगा? जायंट बनाना हाँ। है,
सही है। ये जायंट देख के पब्लिक ताली पीटेगी। पहले तो पैसा फेंकते थे ना, ढक्कन फेंकते थे, अब ढक्कन नहीं फेंकेंगे लोग, ताली जरूर पीटेंगे, है ना। तो ताली पिटवानी है उसको, तो उसका मीडियम वो है, उसको वो करना है। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि हम जो लिटरेचर प्रेमी लोग हैं, साहित्य प्रेमी लोग हैं, हमें तो असली आनंद साहित्य में ही आएगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मुझे पद्मावत को देख के पद्मावत पढ़ने की रुचि जग जाएगी, बिल्कुल। और पढ़ के हो सकता है मैं पद्मावत को क्रिटिसाइज कर दूँ। जोधा अकबर को देख के मैं जोधा अकबर की कहानी तक पहुँचूंगी और फिर कहूँगी कि देखो गलत है ये, क्योंकि मैं एक रिसर्चर हूँ, एनालिटिकल माइंड है मेरे पास, साहित्य पढ़ने की रुचि है मेरे पास। लेकिन आप बात कीजिए उस आम पब्लिक की जिसको इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, वो क्या कर रहा है, पॉप कल्चर, उसके पास क्या है, ड्रग्स के अलावा या मस्ती के अलावा या पॉर्न देखने के अलावा, उसको आपने क्या दिखा दिया, आपने इमेजिन कर दिया जोधा को ऐश्वर्या राय। हाँ। वो तो ऐश्वर्या राय को भी देख रहा है और जोधा को भी देख रहा है। उसने क्या किया, 25% ही सही आपका इतिहास जान लिया। अब उसकी रुचि होगी तो शायद वो कुछ और सर्च करेगा, तो आपने उसको डेविएट भी तो किया। आप अपने दिमाग से मत सोचिए कि आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, आप किसी विज्ञान वाले व्यक्ति के बारे में सोचिए, आप किसी मजदूर के बारे में सोचिए, कम शिक्षित व्यक्ति के बारे में, स्किल वाले या इंजीनियरिंग के लोगों के बारे में सोचिए, जिनका लिटरेचर से कोई लेना देना नहीं है। मैं लिटरेचर की, मैं अपनी बात कर रही हूँ, मुझे लिटरेचर पढ़े हुए कितने दिन हो जाते हैं, तब जब मेरी खाना पीना, मेरी रोज़गार, मेरी दुनिया यही है। जब मैं नहीं पढ़ पा रही, मेरे पास इतनी व्यस्तताएं हैं, तो आप उनकी तो प्रायोरिटी ही नहीं है, उनसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं। उनको आपने क्या दिखाया, 15 मिनट की एनिमेशन दिखा दी, है ना। आप याद कीजिए वो गाना आया था, दिल तो बच्चा है जी, मूवी आई थी ना, इब्न बतूता है बगल में जूता, क्या ओरिजिनल है, जा पहुँचे जापान में, इसमें क्या था, जो भी था। आप, मुझे एनडीटीवी की वो विजुअल्स याद आ रहे हैं, आपको याद होगा, बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन हुई थी इस पर कि ओरिजिनल कविता किसकी है, यहाँ से इसको इतना उठाया है, इसकी इन्होंने एक पैरोडी बनाई है। तो क्या हुआ, पहले लोगों को पता तो चले कि वो किसकी कविता है, सही बात है। यहाँ तक तो पहुँचे। हाँ, वही, उसको पता ही नहीं। अपने बतूता कितने बड़े वो, मैं कह तो रही, मैंने जो फिल्मी गाने गुनगुनाए, ये जो लाइन है, जेहाले मस्ती मकुम बरंजिश बहाले ये हिजरा फारसी से आता है, ये हमको पूरा पता ही नहीं था, हमने ये तो फारसी से। हाँ। हम तो गाते पैदा हुए इसको, हाँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं खाली बैठती हूँ या थोड़ा मन थोड़ा सैड होता है, मैं लगा लेती हूँ। आप कहते हैं, अब एक बार हम लोग एनसीईआरटी के वर्कशॉप में थे, तो ऐसे उर्दू के ट्रांसलेटर्स थे, हिंदी के थे, कई लोग थे, तो उसमें उर्दू के कुछ लोग थे। तो मेरी सिर्फ एक क्यूरियोसिटी थी कि मैं उनसे पूछूं कि लाइन, ये गाना मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने कहा ये लाइन बताइए, तो मैंने तो यहाँ तक बोला, जेहाले मस्ती मकुम बरंजिश बहाले हिजरा बेचारा दिल है, हिजरा, हाँ। ठीक है। उन्होंने जोड़ा जेहाले मस्ती मकुम बरंजिश क्या समथिंग चुराए नैना, ऐसे करके है ना, बनाए बतियाँ चुराए नैना। पहली बार मुझे पता चला कि लाइन तो ओरिजिनल ये है। आपको मैं और एक पॉपुलर एग्जांपल देती हूँ। जब हमने घर बनाया अपना, मतलब किराए का ही था लेकिन सजाया जब मैंने, तो मेरे दिमाग में एक ही लाइन चलती थी, ये तेरा घर ये मेरा घर, हमारा घर ये प्यारा घर, ठीक है। और अगली लाइन कहती पता है, दीवारें ऐसी सज उठी लगे किसी की ना नजर, एशियन डिस्टेंपर। ये एडवर्टीजमेंट है। और गाना और गाना क्या है, ये तेरा घर ये मेरा घर, हमारा घर ये प्यारा। देखना पहले अगर देख ले, देखना हो अगर पहले आके मांग ले तेरी नजर मेरी तेरी नजर। नजर। मैं किस ओरिजिनल गाने को बाद में जाना, मैंने विज्ञापन को पहले जाना, तो मेरे दिमाग में तो एशियन डिस्टेंपर आता था। आप ये सोचिए कि इस लाइन ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया, ओरिजिनल सॉन्ग तक। ऐसे गीतों ने हमें गज़लों तक पहुँचाया, ऐसे गीतों ने हमें गालिब से मिलवाया, मीर से मिलवाया। हम पहुँचे तो सही, एक एक पंक्ति ही तो जानी, एटलीस्ट कहीं तो पहुँचे। कहीं तो पहुँचे। मेरे पास उर्दू कल्चर की नॉलेज ज़ीरो है, पर जब मैं गाना सुन के वहाँ तक पहुँच जाती हूँ, लगता है कुछ तो जाना, आधा अधूरा ही सही, कुछ तो गया दिमाग के अंदर। इसमें जो कचरा भरा था उससे तो बेहतर जगह देख, मेरे पास दिमाग में इतनी सी जगह, या तो कचरा भर लो या लिटरेचर भर लो। और ये बात भी है कि जो इसीलिए है कि शिक्षा बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब हम अपने हमारे नेता, हमारे लीडर तो जा रहे हैं, हमें शिक्षित लोगों को चुनना है, क्योंकि वो जब तक, मुझे लगता है कि हमारा बॉलीवुड ज़्यादा शिक्षित है, कम से कम वो रिसर्च तो करते हैं, कम से कम वो जाते तो है, ढूंढते तो है, देखते तो है क्या जवाबदेही ज़्यादा है। हाँ, एग्जैक्टली, यू राइट, उसकी जवाब, और सच में वो करते हैं काम, उनकी इतनी बड़ी टीम है। नेता लोगों को देखें हम तो इतना नहीं होता है। ये हमारा अपना भविष्य, हमारा अपना विकास, उसके लिए एक रोड़ा है। तो शिक्षा से हम जब जुड़ेंगे और हम सब शिक्षा को लेकर आगे बढ़ेंगे, तभी हमारा भला होने वाला है दुनिया में, वरना तो वही हॉट क्लोथ्स। नाटक पर रिसर्च भी रहा, अरे बाप रे, ये कहाँ से ढूंढ लाया, ये कहाँ से ढूंढा आपने? नवे दशक के नाटकों में मैंने कर दिया। बाप रे बाप, ये तो इतिहास में रहा है। नाटक मेरा नहीं होता। अच्छा, कि आज के समय में नाटक
क्यों पीछे रहा है, मतलब समाज में उतना ज़्यादा, या इसका मतलब सिनेमा का भी हम कह सकते हैं कि जो तकनीकी आया है इसके कारण लोगों की रुचि बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई है। नाटक का प्रभाव क्यों कम हुआ है? जबकि आज़ादी के समय में हम देखते हैं शुरुआत, साहित्य की शुरुआत ही आधुनिक काल में नाटक से हुई। आलोचना की शुरुआत उसी से बनी। उसके बाद धीरे धीरे सिमटता क्यों गया दूसरी विधा, जबकि आज भी चल रही है बहुत ज़्यादा, मतलब आलोचना पर लिखी जा रही है। मैं इसका कारण बताती हूँ। देखिए बहुत बड़ा कारण क्या है कि नाटक और फिल्म दोनों थिएटर में देखे जाने की चीज़ है। टिकट भी मोर और लेस सेम है, आप है ना, अगर आप टिकट लेके देखने जा रहे हैं तो प्राइस मोर और लेस सेम। अब मेरा दिमाग कमर्शलाइज माइंड है, मुझे मज़ा चाहिए। आज की संस्कृति क्या है बेसिकली, हम बहुत ही मज़ा वाली संस्कृति जीना चाहते हैं ना, मज़ा आए, फन आए, है ना, एंजॉयमेंट होना चाहिए। तो मैंने बार बार आपको इसलिए कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ आपको तभी बांधेगी जब आप, देखिए कई बार क्या होता है, पहले आप लोगों ने भक्तिकाल सबने पढ़ा है, तो आप याद कीजिए भक्तिकाल में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि आदिकाल में, आदिकाल कह रहे हूँ, क्या कहते हैं, सतयुग में, उसके बाद कलयुग में, द्वापर त्रेता में ईश्वर की भक्ति करना सबसे कठिन काम था। बहुत देर लोग तपस्या करते थे, ये करते थे, वो करते थे। आधुनिक काल तक आते आते कहा गया कि राम का नाम ले लिया आपको भक्ति हो गई। कारण क्या है मालूम है, कोई करेगा ही नहीं बोली भक्ति, किसी के पास भक्ति नहीं है, किसके पास टाइम है पहाड़ पे जाके तपस्या करने का, नहीं है। तो क्या किया, उसको ईजी कर दिया। अब आपने उसको मॉडिफाई एडजस्ट कर दिया, आपको एडजस्ट करना है। तो थिएटर भी अगर उसको देखने वाली ऑडियंस लिमिटेड है, अभी भारंगम चल रहा है या चल रहा था, कितने लोग गए होंगे देखने? मैं नाटक की हूँ, मैं नहीं गई, मुझे मेरे बच्चों ने घेर लिया है, मेरी जिम्मेदारियों ने घेर रखा है, मेरी प्रायोरिटीज़ कुछ और हो गई हैं। मुझे 1.5 घंटा वॉक का चाहिए, लेकिन 1.5 घंटा नाटक देखने नहीं जा सकती, मेरी प्रायोरिटी बदल गई। लेकिन मुझे घर बैठे आप कहेंगे कि आपके पास लेट के सोफे बैठ के OTT पे फिल्म देख लीजिए, मैं देख लूँगी। थिएटर देखने जाने के लिए मुझे कष्ट करना पड़ेगा। और फैक्ट ये है कि आज की तारीख में किसी के पास वक्त नहीं है, किसके पास टाइम है कि मैं 5 बजे ऑफिस से फ्री हूँ, फिर वहाँ से मेट्रो लेके मैं थिएटर देखने जाऊँ, फिर वहाँ से दौड़ी दौड़ी आऊँ, अपने बच्चों को होमवर्क करवाऊँ, फिर सुबह के टिफ़िन की तैयारी करके रात को सोऊँ, फिर मुझे ऑफिस भागना है। मेरे पास समय होगा, मैं शनिवार एतवार को बैठ के लेट के मूवी देख लूँगी, है ना। तो ये सर लिटरेचर की पहुँच इसलिए भी थोड़ी सी बची हुई है क्योंकि वो आप एकांत की चीज़ है। आप, मैंने कहा जैसे खाली बैठे हैं, अगर आप साहित्य प्रेमी हैं तो आप नॉवल पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे, 15 मिनट ही सही, कहानी पढ़ते पढ़ते सो जाएंगे, कविता पढ़ के सो जाएंगे, गीत गुनगुना के सो जाएंगे। लेकिन नाटक आप 15 मिनट नहीं देख सकते, आपको तो टाइम स्पेयर करना पड़ेगा। 1.5 घंटे का है तो 1.5, हाँ, वो सामूहिक विधा है, मंचीय विधा है, उसके लिए आपको चल के वहाँ तक जाना पड़ेगा। अगर थिएटर भी अगर स्क्रीन पे आ गया तो थिएटर ही खत्म हो गया, वो तो लाइव चीज़ है ना, तो वो लाइव का आनंद तो लाइव ही होगा। उसके लिए मुझे समय चुराना पड़ेगा, मुझे उतना पैसा बचाना पड़ेगा, मुझे वक्त बचाना पड़ेगा। तो इस कारण चीज़ों की रेलेवेंस कम हो रही, ऑब्वियस सी बात है। इसीलिए नए जो माध्यम हैं आपको कहीं इनरिच भी करते हैं। ये आप ही कह सकते हैं ना कि वो आपको कड़वी गोली निगलनी हो तो मुश्किल होती है, लेकिन आपको कोई सॉफ्ट डाइट दे दी जाए तो फट से खा जाते हैं। तो ये सॉफ्ट डाइट की तरह आपके पास आई है, आप सॉफ्ट डाइट का आनंद लेना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे हो सकता है कि आपको मज़ा आना शुरू हो जाए तो आप कुछ और भी लेने लगे। आपका इंटरेस्ट डेवलप करना भी तो एक इशू है। आज की सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वक्त नहीं है किसी के पास। मैं आप लिटरेचर वाले लोग होकर जब हम वक्त नहीं दे पा रहे तो आप दूसरों से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? इतना भाषण हम यहाँ दे रहे हैं, मुझसे पूछिए मुझे लास्ट किताब पढ़े हुए कितने दिन हुए? ये माना जाए कि ये हम लोगों की सीमा है। मैम ये माना जाए कि लिटरेचर कॉमर्शियलाइजेशन के तौर पे यूज करना शुरू किया, लिटरेचर को पढ़ेंगे, नौकरी लेंगे और उसके बाद उसे बुला देंगे। सही बात। हाँ या उसके लिए हम काम कुछ नहीं कर हाँ पाते हैं हाँ बिल्कुल आगामी समय में। हाँ। अभी आपको कल मुझे नहीं पता टंडन जी ने क्या बोला, आप लोगों ने लेक्चर सुना होगा। हिंदी की सबसे बड़ी सीमा क्या मानी जाती है? हिंदी की सबसे बड़ी सीमा ये है कि बंद कमरों में पढ़े जाने वाला विषय है। आप कबीर को आप सुन लेंगे, तुलसी को आप सुन लेंगे, जायसी को आप सुन लेंगे। एक कॉमर्स वाले स्टूडेंट को उसकी सबसे क्लास में पढ़ा के दिखा दीजिए आप, वो ऐसे करते हैं। कितने बजे ख़त्म होगा मैम? कितने क्वेश्चन आएंगे? हाँ यही पूछते हैं ना, उनको कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उनका जो विषय है वो कमाने वाला विषय है। अगर आपका लिटरेचर का विषय कमाने वाला बन जाए तो क्या खराबी है उसमें? मुझे तो कोई खराबी नहीं लगती। मुझे लगता है कि अगर आप लिटरेचर से लिटरेचर को कहाँ पाएंगे? लिटरेचर को ऐसे ही पाएंगे जैसे आप पा रहे हैं। अगर आप लिटरेचर को बंद खानों में रख देंगे तो फिर वो सीमित तो रह जाएगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप लिटरेचर को कमर्शलाइज कर दीजिए, पर लिटरेचर अगर नई विधाओं से जुड़कर कमाई का साधन भी बनता है तो आप देखिएगा कि लिटरेचर को पढ़ने वाले लोगों की गिनती बढ़ेगी। आप देखिए आज मैंने जो आपको कहा, आपने ट्रांसलेशन के पॉइंट से समझा,
मैं हिंदी के पॉइंट से बता रही हूँ। अगर आपको स्क्रिप्ट लेखन आता है हिंदी के स्टूडेंट होने के नाते, तो आप कहानी लिखकर एक सेटिस्फैक्शन खुद को दे सकते हैं, लेकिन स्क्रिप्ट लिखकर आप घर के लिए कमा भी सकते हैं, है ना। गीत लिखकर आप कमा भी सकते हैं, एडवर्टीजमेंट की जिंगल लिखकर आप कमा भी सकते हैं। वो क्रिएटिव माइंड आपके पास है, आपको स्किल नहीं मालूम, आपको ये नहीं मालूम था रास्ता क्या है। मुझे कविता लिखनी आती है तो मैं जिंगल नहीं लिख सकती, आप सोचिए। अब जो राइटर्स एक वर्कशॉप चलाते हैं कि आप राइटर बन सकते हैं, ये टीच कि हाउ टू राइट, कैसे हमें लिखना है, क्या होगा उसमें, छंद का कितना ध्यान रखना है, रिदम का कितना ध्यान रखना है, तो वो भी गलत है। गलत है मेरे हिसाब से। तो क्रिएटिव राइटिंग अगर आपके अंदर, आपने कुछ ज़्यादा पढ़ा हुआ है ना, हमारी प्रतिभा जो हमारे जो इंटरनल जो हमारी जो इनहेरिटेड जो प्रतिभा हमारे अंदर अगर वो है आपके अंदर, तो आपको मांझा जा सकता है, आपको लेखक नहीं बनाया जा सकता। आपने अच्छी बुरी कविता सबने सुनी है ना, अच्छी कविता बुरी कविता में अंतर बता सकते हैं कि नहीं बता सकते, है या नहीं। लेकिन प्रतिभा के बारे में जो भाभा कहते हैं या फिर बाकी प्रतिभा के बारे में कहते हैं, वो कहते हैं कि प्रकृति प्रस्तुति होती है, और अगर आप अभ्यास करते हैं तो आप बन भी सकते हैं। बिल्कुल बन सकते हैं। मेरा ये मानना है कि बनेंगे भी। आप देखिए, ये हो सकता है कि ज़मीन में बीज था, आपने पानी डाला, वो अंकुरित हो गया। ये भी हो सकता है कि वो बीज 3 सतह नीचे था, आपने कई दिन पानी डाला, काफ़ी मेहनत की, उसकी गुड़ाई की, खुदाई की, वो उसमें अंकुरित हो गया। लेकिन अगर उस बीज में, उस ज़मीन में बीज ही नहीं है, तो आप अंकुरित कहाँ से करेंगे? कुछ होगा ही नहीं तो कैसे करेंगे? कई बार जैसे मेरे पास माइथोलॉजिकल एग्जाम्पल शायद ज़्यादा हो गया, मुझे लग रहा है गलत ना हो रहा हो कहीं, लेकिन हम लोगों ने राम कथा में, जब रामायण में एक होता है ना, जब सीता को रावण ले जाते हैं और कहा जाता है कि अब समुद्र पार करके उस तरफ जाना है, तो पता ही नहीं कैसे जाएंगे। राम प्रार्थना करते हैं समुद्र से, समुद्र रास्ता नहीं छोड़ता। तो अंततः क्या होता है कि हनुमान की सोई प्रतिभा को जगाया जाए। हनुमान के पास एक गुण है लेकिन वो भूल गए हैं, तो क्या किया जाता है, फिर उनको जो उनके साथी हैं, जामवंत वगैरह जो उनके बुजुर्ग हैं, वो बताते हैं कि तुमने बचपन में ऐसे गलती की तो तुमको श्राप दिया गया था कि तुम भूल जाओ, इसलिए तुम भूल गए। लेकिन वो तुम्हारे अंदर वो प्रतिभा है, उसको जगाओ, और वो जगाते हैं। और फिर वो सब माइथोलॉजिकल है, मैं फैक्ट नहीं कह रही हूँ है या नहीं है, उस कंट्रोवर्सी में या डिस्कोर्स में हम नहीं जा रहे हैं। लेकिन आप जो हमारी जो लोक कथाएँ हैं, उसी से हम लोग अपना जीवन का निर्माण करते हैं। तो वो जो कथा है वो क्या है कि एक प्रतिभा उसके अंदर थी, उसे पता नहीं था। लेकिन जिसके अंदर प्रतिभा है ही नहीं, आप लिखा के दिखा दीजिए कविता, उससे मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, 1 नहीं 10 वर्कशॉप कर लें, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं बोल देती हूँ इस बात, आप लिखा के दिखा दीजिए। कविता में कहा कम जाता है, कविता के बारे में क्या कहा जाता है, वो कम बोलती है, ज़्यादा कहती है। लेकिन अगर कोई वर्कशॉप करा रहा है तो उसमें पार्टिसिपेंट जो होंगे वो इंटरेस्टेड लोग ही जाएंगे उसमें, वही लोग जाएंगे, बात तो जाएगा। बिल्कुल। अब मान लीजिए आपको मंच ही नहीं मालूम, आपको कहाँ छपना है, आपकी रुचि होगी ना कि मुझे 10 मंच दिलवा दो भाई, मुझे कविता भेजनी का है, मुझे यही नहीं पता मुझे किस साइट पे भेजनी है, किस पत्रिका को भेजनी है। आपके साथ पहले 50 पत्रिकाएं छपती हैं, सब में भेज देंगे तो नहीं मज़ा है। आपको मालूम होना चाहिए क्रीम क्या है, इसमें से कहाँ छपने से आपकी जगह बनेगी। हाँ, वो सारी चीज़ें। तो आपको ऐसी वर्कशॉप से इन सब चीज़ों में आपकी स्किल को एनहेंस किया जा सकता है, उसे मांझा जा सकता है, पैदा नहीं किया जा सकता। और कोई सवाल? बस मैं एक हो सकता है विषयांतर हो जाए, नैतिकता में थोड़ा सा आपके ये मेरा इसको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब वैसी स्थिति है कि मतलब स्पष्ट नहीं हो पाता है। नैतिकता देखिए, को लेकर भी मेरा एक इसमें वो हम इसके बाद इसकी ऑफ स्क्रीन बात करें अलग से कर लेंगे। थोड़ा सा इसको नहीं, देखिए वो बिल्कुल एक अलग चीज़ है। और मैंने जैसे कहा कि उदय प्रकाश कहते हैं कि श्लील और अश्लील की परिभाषा को देते हैं। उनकी कहानियों में कई अश्लीलता के प्रसंग हैं, चाहे वो मोहनदास हो या मैंगो सील हो, बहुत जगह पर है। सॉरी, पीली छतरी वाली लड़की है, तो जो मैंने पहली बार पढ़ी थी, मैं आपको बताती हूँ, कहानी मुझे मेरे एक फ्रेंड ने दी, मेल फ्रेंड ने दी, सिर्फ इसलिए दिया कि मैं उदय प्रकाश को जानूँ। मैं उदय प्रकाश को जानती नहीं थी, और जब मैंने उसको पढ़ा तो मुझे लगा कितना गंदा आदमी मुझे गंदी किताब दिया पढ़ने के लिए मुझे ये लगा, क्योंकि वो से उसके शुरुआती प्रसंग अश्लील हैं, हम अपनी सामान्य भाषा में कहें तो। लेकिन जब आप उस अश्लीलता की तहों में जाते हैं तो आपको समझ में आता है कि जो सामाजिक प्रसंग है वो ज़्यादा अश्लील है। आपकी सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियाँ एक किसी दृश्य की नग्नता से ज़्यादा नग्न हो सकती है। ये आपको तय करना है कि आपके लिए नग्नता या अश्लीलता बाहरी है, एक किसान या गरीब भूखा सो रहा है, एक बच्चा अनाथ मर जा रहा है, किसी की किडनी बेच दी जा रही है, वो अश्लील है, या दृश्यों में दिखाई गई अश्लीलता अश्लील है। ये हमें तय करना है।
इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है वो अश्लील नहीं है। जैसे मंटो की बात यहाँ पे याद आ रही है। हाँ, अब मंटो को आप अश्लील कहेंगे बताइए। वो तो कहते हैं कि देखने वाले की आंख में आप ललिता पढ़ लीजिए, आप ललिता पढ़ लीजिए व्लादिमीर नाबोकोव का, आप कंपेयर कीजिए मंटो को और व्लादिमीर नाबोकोव को, आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ अश्लील है कहाँ अश्लील है। मंटो कहते हैं खोल दो कहानी में, या काली सलवार ना, यही कहानी। आप जिस प्रसंग, और ये फैक्ट है, ये रीतिकालीन इतिहास नहीं है कि आपके पास ज़मीन का इतिहास नहीं आया। सच ये है कि मंटो ने शायद उस दर्द को ज़्यादा करीब से देखा था, तो वो भाषा की गरिमा का ध्यान नहीं रख पाए। उन्होंने कहा जो है ये देखो, ये है ये दृश्य, ये तुमने ये समाज बनाया है। तो वो शायद वो ये ना कहते कि खोल दो दृश्य को, जैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया है। मंटो को तो अश्लील देखा कहा ही गया। लेकिन अगर हमारी मतलब हमारा लेखन अगर आपको अश्लील दिखता है, हाँ। अगर ये आप तो छोड़ दीजिए ना। ये ज़माना मैं आपको बता और इसका मतलब आप अगर वो जो अश्लीलता उसमें दिखाई गई तो वो क्या है? हम क्या कहते हैं, साहित्य समाज का दर्पण है। आपके दर्पण में अगर यही दिख रहा है तो आप पहले अपने समाज को तो सुधारिए। अश्लीलता सिर्फ फॉर द सेक ऑफ अश्लीलता आ रहा है तो वो गलत है, लेकिन अश्लीलता ये दिखाकर आपके मुंह पर चपेट लगाई जा रही है कि देखो तुमने ये समाज बनाया क्या, देखो तुमने विभाजन की त्रासदी कहाँ तक पहुँचाई है। आपको क्या लगा ये विभाजन के भारत में अकेले हुआ? वर्ल्ड के जितने भी देशों में विभाजन होता है स्त्री के देह पर होता है, आप सब जानते हैं। हर जगह मंटो बार बार पैदा होता है, हर जगह वो कहानी लिखी जा रही है। हमें स्वीकारने की क्षमता होनी चाहिए। मैं बाहर से बैठूँ कि नैतिक है नैतिक है, मैंने अंदर कदम ही नहीं रखा, मैं जानती ही नहीं कि भारतीय फैब्रिक है क्या, जहाँ से उसको काटा है वो काटा कैसे है, दोनों तरफ लहू लुहान तो नहीं हो गया। हम भी कपड़ा काटते हैं तो काटते हुए ध्यान रखते हैं ना कि वो डोरियाँ ना निकल जाए, धागे ना निकल जाए, काटते हैं ना। आपने उसको बीच से काट दिया जहाँ से नसें थी उसकी, वहाँ से कटेगा तो खून ही बहेगा, तो फिर वो खून कहाँ बहेगा? जो सबसे कमज़ोर होगा आपके समाज में, चाहे वो जातिगत हो चाहे वो जेंडरगत हो, तो वो तो है। इसलिए उसको अश्लील हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अश्लीलता के नाम पे आज जो स्क्रीन पे परोसा जा रहा है उसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। हम उद्देश्य से भटके हुए लोग हैं इस मामले में। ठीक है।